हमारे साथ जिला संगठन के अध्यक्ष पप्पू सिंह जी हैं। इनसे बात करेंगे कि जनसुराज के बारे में, क्योंकि जनसुराज कह रहे हैं कि मैं बदलाव लाऊंगा। एक महाआंदोलन पद यात्रा से शुरू हुआ और आज वह एक पार्टी के रूप में उभरे हुए हैं। सर, किस तरह से बिहार में बदलाव आएगा? बिहार में बदलाव का जल आएगा, बदलाव नहीं आएगा। जो चुनाव का माहौल है, इस चुनाव के माहौल में मैं अकेला ही चला था मंजिले जानिब पर, लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। मैं प्रशांत जी के साथ उस दिन से पदयात्रा पर हूँ और पदयात्रा से भी पहले जब हम लोगों से बात किया करते थे कि बिहार की बेहतरी के लिए क्या किया जा सकता है, तो आदरणीय प्रशांत जी पदयात्रा प्रारंभ करने के पहले बहुत सारे लोगों से मिले और बिहार के समस्त जगह लोगों से मिलके उन्होंने विचार लिया कि बिहार की जो ये बिगड़ी हुई व्यवस्था है, बिहार को सबसे देश के निचले पायदान पर लाके खड़ा कर दिया है। इस व्यवस्था से उबरने के लिए क्या किया जा सकता है? पद यात्रा का कितना असर हो रहा है अभी? ये सारा असर पद यात्रा का ही है। इसलिए बिहार की जनता को यह लग रहा है, बिहार की यह जनता समझ रही है कि जो लोग एसी कमरे में बैठ के, जो पार्टियां एसी कमरे में बैठ के 5 स्टार होटल से वो अपना भोजन और पार्टी में वो जो भोज है, उस भोज का आनंद लेके बिहार की जनता के बेहतरी के लिए जो कार्यक्रम बनाती है, उस बंद कमरे से वो कार्यक्रम बिहार की जनता तक पहुंचते पहुंचते आधा से भी कम हो जाती है। इस संदर्भ में मुझे माननीय राजीव गांधी एकमात्र पूरे भारत में ऐसे नेता हैं जिन्होंने ईमानदारी से कबूल किया था कि अगर भारत सरकार से 1 रुपया चलता है बिहार के जनता की भलाई के लिए, तो वह पैसा जनता तक पहुंचते पहुंचते 15 पैसे के बराबर हो जाता है। लेकिन आपके माध्यम से मुझे यह कहते हुए कोई गुरेज नहीं है कि आज जो सरकार का स्कीम चल रहा है जनता के लिए, आज जो भलाई का स्कीम चल रहा है जनता का, उसमें जो राशियों की बंदरबाट हो रही है, वह राजीव गांधी वाले 15 पैसे से भी कम राशि जनता तक आ रही है। अंतर इतना ही है कि उस वक्त, जिस वक्त जो लालू की सरकार थी, जिस सरकार को आप लोग जंगल राज के नाम से जानते हैं, उस सरकार में रिवॉल्वर सटा के जनता को लूटा जाता था और आज की सरकार में कलम चला के जनता को लूटा जा रहा है। ऊपर से नीचे तक व्यवस्था में भ्रष्टाचार व्याप्त है, ऊपर से लेके नीचे तक के सारे की सारा जो तंत्र है वह भ्रष्ट हो चुका है और ऐसे में जनता त्राहिमाम किए हुए है। और चूंकि उनके पास, जनता के पास अब तक कोई विकल्प नहीं था, इसलिए उन्होंने लालू जी के डर से नीतीश जी और नीतीश जी के डर से बीजेपी। लालू और नीतीश के रणनीति से कैसे अलग है जनसुराज? बिल्कुल अलग है। आप देख लीजिए कि लालू और जनसुराज, आपका यह प्रश्न करने का औचित्य हमसे इसलिए नहीं बनता है कि अभी तो हम सरकार में आए ही नहीं है, तो आप हमको जज कैसे कर सकते हैं कि हम अलग कैसे हैं? फिर भी आपका एक होगा ना, रोड मैप होगा जनता के लिए। वो रोड मैप क्या है जिसपे आप चुनाव लड़िएगा? बहुत बेहतरीन सवाल पत्रकार आपने किया। इसलिए सवाल बहुत जेन्युइन सवाल है कि आज तक लोग हमसे ये पूछते हैं कि जनसुराज चुनाव कैसे जीतेगी। आप पहले पत्रकार हैं जिन्होंने मुझसे सवाल किया है कि बिहार की व्यवस्था कैसे बदलेगी। बिहार की व्यवस्था तभी बदलेगी जब हम सारे बिहारी, हमारे आदरणीय प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में जो जनसुराज पार्टी चल रही है, उसमें एक से एक दिग्गज लोग शामिल हो रहे हैं। आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ इकोनॉमिस्टों की फौज है, आपने देखा होगा हमारे यहाँ डॉक्टरों की फौज है, आपने हम देखा होगा कि हमारे यहाँ पूर्व आईएएस आईपीएस और जितने भी नौकरशाह हैं, उन सारे लोगों का एक फौज है। तो उन सारे लोगों का विभिन्न विभिन्न कार्य क्षेत्रों में काम करने का जो विस्तारवादी अनुभव है, उस विस्तार अनुभव से उनके यहाँ क्या क्या चीजें ऐसी की जा सकती हैं। अब एक सवाल मैं आपको उदाहरण के तौर पर दूं कि अगर लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करना है, तो हमारे यहाँ जो आईएएस और आईपीएस हैं, वो जितना बेहतरीन तरीके से लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त कर सकेंगे, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, अगर राजद के किन्हीं मंत्री का नाम ले लीजिए, आप जदयू के किन्हीं मंत्री का नाम ले लीजिए,
जो लॉ एंड ऑर्डर के मुजरिम रहे हों उनके हाथ में अगर लॉ एंड ऑर्डर मिल जाता हो तो लॉ एंड ऑर्डर की क्या व्यवस्था होगी। ये लॉ एंड ऑर्डर की बात मैंने कही। आपने देखा होगा कि भाई कृषि मंत्री किसको बना दिया जाता है, जिसको पता ही नहीं है कि रबी क्या है, जिसको खरीफ क्या है ये पता ही नहीं है, वैसे लोग कृषि मंत्री बना दिए जाते हैं। वैसे लोग माननीय तेजस्वी यादव जी के भाई तेज प्रताप जी को स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया था। स्वास्थ्य के संदर्भ में उनका क्या अनुभव है यह आपने देखा, परिणाम क्या हुआ। अभी तो खुद तेजस्वी यादव से अलग होकर के तेज प्रताप चुनाव लड़ रहे हैं, कह रहे हैं कि महनार से चुनाव लड़ेंगे, महुआ से चुनाव लड़ेंगे। अब इसमें आप क्या कहिएगा, क्या दोनों भाई अलग होके जनता को बड़गला रहे हैं या सही मायने में दोनों अलग है? देखिए, वो जनता को बड़गलाएं या ना बड़गलाएं उनका पारिवारिक और व्यक्तिगत मामला है, लेकिन बिहार की जनता यह समझ रही है कि यह कहीं ना कहीं दोनों सीटों पर फतह हासिल करने की उस परिवार की अपनी नियति है और यह उसी का हिस्सा है। ऐसा नहीं है कि तेज प्रताप अलग हैं और तेजस्वी अलग हैं, उनका पारिवारिक संबंध है, पारिवारिक व्यवस्था है। वोट के लिए क्या व्यवस्था है, मैं आपको स्वास्थ्य व्यवस्था की बात कर रहा था। एक बार तेज प्रताप जी के समय में स्वास्थ्य व्यवस्था देखा, दूसरी बार आपने मंगल पांडे जी के संदर्भ समय में भी स्वास्थ्य व्यवस्था देखा। स्वास्थ्य व्यवस्था के क्या हालात हैं कोरोना में। आप सीधा बात कर रहे हैं कि मनीष कश्यप को जिस तरह से पीएमसीएच में पीटा गया या जिस तरह से बंधक बनाया गया, यह मंगल पांडे पे क्वेश्चन उठा रहा है। मनीष मंडल तो एक बहुत, मनीष कश्यप, हाँ सॉरी, मनीष कश्यप तो एक बहुत बाद की बात है। उसके पहले की मैं आपको बात बता देना चाहता हूं कि जिस समय कोरोना महामारी बिहार में आई हुई थी, इस केंद्र सरकार को भी मैं कटघरे में खड़ा करता हूं कि आज मोदी जी वोट लेने के लिए बिहार में आ रहे हैं और बिहार को तरह तरह का सब्ज-बाग दिखा रहे हैं। उस वक्त मोदी जी कहां बैठे थे जब बिहार की जनता पैदल खाली पैर पांव में छाला लेके अपने घर के तरफ लौट रही थी। उनके साथ खाने के हाथ में खाने के लिए उनके पास निवाला नहीं था, जेब में उनके पैसे नहीं थे। उस वक्त ये केंद्र सरकार कहां से? उस समय केंद्र को पूरे वर्ल्ड में अच्छा कहा गया था कि बिहार का जो सरकार है केंद्र में उसने अच्छा काम किया है। शायद आपने उसका आंकड़ा नहीं देखा। मैं इस बात को बिल्कुल सीधे से नकारता हूं, इसलिए नकारता हूं कि उसी कोरोना में मैं जो आपके सामने बैठा हूं, मैंने भी कोरोना का दंश झेला। मैंने अपनी पत्नी गंवाई, मेरी पत्नी, मेरे चाचा और हमारे घर से 3 लाशें निकली उस कोरोना में। आप कह रहे हैं कि व्यवस्था बढ़िया, व्यवस्था बिल्कुल ही घटिया व्यवस्था थी। आपको जान के मैं अगर आप इस बात पर बात छेड़ेंगे, बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। जिस मरीज को अगर मान लीजिए कि 1 किलो के प्रेशर से ऑक्सीजन मिलना चाहिए तो उस मरीज को 200 ग्राम के हिसाब से ऑक्सीजन मिल रहा है। एक पैमाना मैं बता रहा हूं कि ऑक्सीजन में प्रेशर होता है। मैं मेडिकल का एक्सपर्ट नहीं हूं इसलिए, हाँ, इसलिए मैं आपको, लेकिन जो वहां से सूचनाएं मुझे मिली कि फेफड़े को काम करने के लिए अगर 2 किलोवाट की, सॉरी किलोवाट का 2 केजी प्रेशर से ऑक्सीजन चाहिए तो वो ऑक्सीजन जा रहा है 500 ग्राम के प्रेशर से। तो ऐसे में मरीज का मरना तो स्वाभाविक ही था। आपने कहा कि मरीजों को हर जगह इलाज मिला। आप देखे होंगे उस वक्त कि इतने मरीज थे उस वक्त कि वहां इलाज के लिए लोग भर्ती भी नहीं करते थे, कहते थे कि ले जाइए घर पर ले जाइएगा, तो घर पर भी सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं। इस कोरोना में महामारी में जो बचे हैं वह भगवान की कृपा से बचे हैं। ऑक्सीजन की जो कमी थी, ऑक्सीजन की कमी क्यों हुई? अगर सरकार एपिडेमिक्स के लिए तैयार नहीं है, वह इस तरह की दुर्घटनाओं के लिए तैयार नहीं है, तो उनको सरकार में नहीं रहना चाहिए। आदरणीय मंगल पांडे जी को सारा कहावत पता है, वो इतने दिन से मंत्रालय चला रहे हैं और अगर महामारी आ रही है तो यह दुर्भाग्य है देश का कि उस देश का प्रधानमंत्री कहता है कि थाली पीटो, कोरोना भाग जाएगा। वो थाली पीटने वाले लोगों से अगर आप देश को ऊपर बढ़ाने की उम्मीद करते हैं तो इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता है इस देश का। जहां दुनिया के सारे देश साइंटिफिक एविडेंस को और साइंटिफिक डेवलपमेंट को अपना के अपना विकास कर रहे हैं, वहां हमारा प्रधानमंत्री कहता है कि थाली पीटो, शंख बजाओ और दिया जलाओ, कोरोना भागेगा। इसके साथ साथ मोदी ने बहुत सारे देशों को दवा दिया, यहाँ से हॉस्पिटलिटी के लिए बहुत सारी व्यवस्था भेजा, उस पर आप बात नहीं कर रहे हैं। किसने कहा कि व्यवस्थाएं आई? बहुत सारे देशों को भारत ने दिया। भारत ने क्या? भारत अपने यहाँ के जनता को तो बचा लेती। तो मैंने आपको बताया ना कि मैं खुद ही उसका भुक्तभोगी हूं। मैंने अपना परिवार, अपनी पत्नी, अपने चाचा
अपने और लोगों को, प्रियजनों को गंवाया है। हमारे जैसे कितने लोग हैं, मैं जान के मोदी जी ने घोषणा करी थी, मैं उस भ्रष्टाचार का भी उदाहरण दे दूं कि जिनके घर से लोग मरे उनको 4 लाख रुपए की राशि दी जाएगी बिहार सरकार में। मैं आपको स्पेशल रिक्वेस्ट करूंगा मेरे पत्रकार बंधु कि आप अपने स्तर से पता लगा के कि कोरोना में जितने लोग मरे हैं उनके घर जाइए। मेरा दावा है कि 50% से ज्यादा लोगों का भुगतान अभी तक उस राशि के मुआवजे का राशि का भुगतान नहीं हुआ। अगर हुआ भी होगा तो बिहार सरकार के राशि का भुगतान हो गया होगा, और मोदी जी ने जो अपने तरफ से 50,000 रुपए की अतिरिक्त राशि की घोषणा की थी, वह राशि आज तक मुझे नहीं मिली। मैं जब जाता हूं कार्यालय में तो वहां मैंने पहले ही बताया कि व्याप्त भ्रष्टाचार के नाम पर मुझे अपने पत्नी के मरने के बाद मुआवजा लेने के लिए भी हमको भ्रष्ट व्यवस्था को पैसा खिलाने की आवश्यकता है। तो ऐसे में हम बिहार के विकास की कल्पना कैसे कर सकते हैं? फिर मुद्दा पे आते हैं। बिहार में जो है आरजेडी जैसे हुआ, एमवाई समीकरण होता है, कहा जाता है बीजेपी हो गया फॉरवर्ड के लिए होता है, और जो जदयू है वो कुर्मी है, SC ST है, उनके लिए चलते हैं। ऐसे में जन स्वराज जो है स्वयं सेवक पे डिपेंड है या किसी जाति विशेष के लिए है? जन स्वराज स्वयं सेवक पर डिपेंड नहीं है। जन स्वराज किसी जाति पर डिपेंड नहीं है। जन स्वराज इस बार बिहार की जनता पर डिपेंड है, और जन स्वराज का यह प्रयास है कि हमारा स्वयंसेवक बिहार की जनता होगी। इस बार का चुनाव जन स्वराज पार्टी के लिए नहीं लड़ रही है। इस बार का चुनाव बिहार का जो चुनाव होने जा रहा है वह जन स्वराज का चुनाव नहीं है, वह जनता का चुनाव है। इसलिए जीत जन स्वराज की नहीं होगी, जीत जनता की होगी। जनता बनाम और दूसरे पार्टी हैं, नाम केवल जन स्वराज हो सकता है, लेकिन इस बार का चुनाव जनता लड़ेगी और अन्य पार्टियां लड़ेंगी। इस बार ऐसा नहीं है, हम स्वयंसेवक के भरोसे चुनाव नहीं लड़ते हैं। हम कभी भी स्वयंसेवक के भरोसे चुनाव नहीं लड़ते हैं। हमारे जो वोटर्स हैं, हमारी जो जनता है, वही हमारे स्वयंसेवक होंगे, वही हमारे चुनाव के प्रतिनिधि होंगे, वही हमारे लिए चुनाव का काम भी देखेंगे और काम भी संभालेंगे। मैं जहां जहां भी जा रहा हूं अपने संगठन के संदर्भ में, जिन गांवों में जा रहा हूं, जिन लोगों से बातें कर रहा हूं, उन लोगों ने कहा कि सर आपके आने की आवश्यकता ही नहीं, आप दूसरा काम देखिए, हम लोग यहाँ अपने पंचायत में जन स्वराज की व्यवस्था को संभाल लेंगे। ये है जन स्वराज की ताकत। अच्छा, अगर जन स्वराज की सीट जीतती है और सरकार बनाने का मौका मिलता है तो क्या वो आरजेडी, बीजेपी, कांग्रेस किसी से गठबंधन करेंगे? इस संदर्भ में मेरा एक बयान बहुत पहले आ चुका है, मैंने पहले भी कहा है, और हमारे आदरणीय नेता प्रशांत किशोर जी ने स्पष्ट रूप से यह कहा है, और कहा ही नहीं है, इस चुनाव के माध्यम से पूरी दुनिया को यह संदेश देना हम चाह रहे हैं कि अब गठबंधन की राजनीति के दिन लद गए। आपने देखा होगा, आपकी शायद उम्र जितनी है उससे भी ज्यादा समय से बिहार में एकल पार्टी चुनाव की व्यवस्था नहीं है। मतलब 243 सीट पर कोई अकेले पार्टी लड़ने का साहस और हिम्मत नहीं जुटा पा रही है। अगर 243 सीट पर लड़ने की घोषणा दूसरी पार्टी भी अगर करती है तो वह हमको देख के और सुन के ही करेगी, क्योंकि इतना साहस अगर 243। क्वेश्चन उठता है ना, जो इतने सालों से सरकार में रहा, आरजेडी हो, नीतीश का जदयू हो, उन लोगों के पास इतना फंड नहीं है, तो फिर जन स्वराज के पास इतना फंड आ कहां से रहा है? ये भी एक प्रश्न है जो जनता जानना चाहेगा। मैंने पहले भी कहा था आपको कि यह किसी आरजेडी और नीतीश कुमार के सरकार की बात नहीं है, यह बिहार के जनता के हाथ में एक ऐसा चुनाव है कि उनके पास एक समुचित विकल्प है, और उस विकल्प का अभाव सर्वथा से जो पूर्व में चुनाव हुआ है, उस चुनाव में उनके हाथ में कोई विकल्प नहीं था, बिल्कुल विकल्प नहीं था। और आज के समय में जन स्वराज एक विकल्प है, और जन स्वराज एक मजबूत ताकत बन के उभर चुकी है। अभी जो हमारी जनसभा, आपका जो मैनिफेस्टो है उसमें कहा गया है कि 2,000 रुपया पेंशन दिया जाएगा बुजुर्गों को, और जदयू जो है 1100 रुपया पेंशन कर दिया है। क्या लगता है कि बुजुर्ग अब जन स्वराज की ओर मूव करेंगे? ये जन स्वराज का प्रेशर है, यह जन स्वराज की ताकत है, यह जन स्वराज का डर है कि सरकार को 400 रुपए के भीख से कम थोड़ा सा आदर
पूर्ण जो सम्मान राशि हमारे बुजुर्गों को मिलना चाहिए। यह डर है कि अगर हम ये पेंशन नहीं देंगे तो हमारा यह जमीन घसकेगा। तो अभी तो इस तरह के लुभावने जो घोषणाएं हैं सरकार के द्वारा, जो लॉलीपॉप हैं, वो बहुत सारे लॉलीपॉप दिखा जाएंगे, लेकिन जनता समझ चुकी है कि उसका विकास कैसे होगा। जनता यह समझ चुकी है कि उनके लिए भला कौन करेगा। हमारे नौजवान यह समझ चुके हैं कि हमारे लिए दिल्ली, मुंबई और कलकत्ता में जाके अपने बिहारी अस्मिता को बेचने के लिए हमको बाध्य अगर नहीं होना पड़ेगा, तो उसके लिए एकमात्र पार्टी जनसुराज है, जो हमको अपने घर में रोजगार देगी 10 से 15 हजार रुपए के लिए। तो वो रोजगार की व्यवस्था जनसुराज उनके ब्लॉक में ही कराएगी, उनके पंचायत में ही कराएगी। इसलिए नौजवान भी अपना मन बना चुके हैं कि इस बार का जो वोट है, इस बार जो मताधिकार का प्रयोग करेंगे, वह अपने बच्चों के नाम पर करेंगे, वह नौजवानों को के हाथ में ताकत देने के लिए करेंगे। इस बार का जो वोट करेंगे, वह अपनी माताओं बहनों को अपने पैर पर खड़ा होने के लिए, हम सुदृढ़ करने के लिए वोट करेंगे। इस बात का जो वोट करेंगे, अपने बुजुर्गों के लिए उनकी सम्मान राशि बढ़ाने के लिए और उनको उचित शिक्षा और उचित माहौल देने के लिए इस बार का वोट जो करेंगे, अपने उन छोटे बच्चों के लिए करेंगे जो बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं, और उनके लिए हम बेहतर से बेहतर शिक्षा की व्यवस्था करेंगे। नेतरहाट और सैनिक स्कूल और तिलैया की तरह हम व्यवस्था करेंगे कि हमारे यहाँ हर तरह का विद्यालय हो। ऊपर की भी व्यवस्था की बात कर रहे हैं, तो जिस समय आप लोगों को बस्ता चुनाव चिन्ह मिला था, उसी के कुछ दिन के बाद या एक दिन के बाद तेजस्वी यादव पेन बांट रहे थे। क्या लग रहा है कि आप लोगों को देख करके उन्होंने पेन बांटा था या क्या? ये तो आप लोगों के माध्यम से सुनता हूँ और देख भी रहा हूँ। खुद नमी फेल है, उन पर हमेशा आरोप लगा हुआ है। और जब आप लोगों को बस्ता मिला तो पेन बांट रहे थे, क्या लगता है आपको? मैं उन पर नौवीं फेल का भी आरोप नहीं लगाता हूँ। इसलिए नहीं, आपके पार्टी आरोप लगाता है, हमेशा लगाया है। अब आप आरोप, मेरी पार्टी भी आरोप लगाती है, आरोप नहीं लगाती है। जो बात है वो हम पूछते हैं। हम तो यह भी सवाल करते हैं कि भैया, मोदी जी भी कहते हैं कि हम बीए पास हैं, लेकिन आज 11 साल से सरकार चला रहे हैं, वो मोदी जी को आज तक पता ही नहीं है कि उनकी डिग्री कहाँ से आई है। भैया, वो डिग्री दिखा रहे हैं जिस वक्त कंप्यूटर था ही नहीं। तो ऐसे में जहां सारे हमाम में नंगे लोग हैं, इन लोगों ने राजनीति नहीं की है। इन लोगों ने बिहार के साथ दुराचार किया है। मुझे एक कविता याद आ रही है कि बदनाम रहे बटमार मगर घर को रखवालों ने लूटा, मेरी चांद सी सुंदर दुल्हन को इन लाख सितारों ने लूटा। इन लोगों ने बिहार को लूटा है। जो सेंट्रल में बैठे हैं वह भारत को लूट रहे हैं, और जो लोग बिहार की सत्ता पर काबिज है, उनको और उनके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही काम है कि बिहार की जनता जाए भाड़ में। हमको उससे लेना देना नहीं है। हमको अगले चुनाव में वोट खरीदने के लिए पैसा कैसे अर्जित करें, इसके लिए भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए वो सत्ता में बैठे हुए हैं। आपने देखा होगा सत्तासीनों का नमूना। ये जो सत्ता में बैठी हुई पार्टी बीजेपी है, उसके अध्यक्ष के ऊपर मर्डर का मुकदमा चल रहा है। आप रिकॉर्ड चेक कर लेना। उसके ऊपर दूसरे के कॉलेज को हथियाने का मुकदमा भी अब शायद दायर हो चुका है। खोल के प्रशांत जी ने स्पष्ट चिल्ला के कहा कि आपने अल्पसंख्यकों के कॉलेज पर कब्जा किया। आज तक उनके यहाँ से किसी तरह का कोई कंट्राडिक्टरी बयान बीजेपी वालों से और माननीय जायसवाल जी के तरफ से नहीं आया है। अच्छा, एक अभी बिजली वाला बहुत ही वायरल हो रहा है। नीतीश जी कभी बोले हुए थे कि बिजली जो है फ्री में नहीं मिलना चाहिए, फ्री में कोई भी चीज़ नहीं मिलना चाहिए। जब बिजली की बात हुआ था कि 125 यूनिट फ्री कर देना चाहिए बहुत पहले, तो उसमें उन्होंने कहा था कि फ्री बिजली नहीं मिलेगा क्योंकि कोई भी चीज़ फ्री में नहीं मिलता है। लेकिन इस चुनाव में उन्होंने 125 यूनिट बिजली फ्री कर दिया, और इसके बाद देखा जा रहा है कि लाइट भी बहुत कट रहा है। इस पर क्या कहिएगा? दो तो बात हुआ। आपको मैं बता दूं इस व्यवस्था के बारे में। साहब, बिजली देबो तब न तोड़ा फ्री जलेबा। अब बिजली ये ना देबो तो जलेबा कहाँ से? तो भैया, जहां हमको बिजली 125 यूनिट कंज्यूम होने के लिए 24 घंटा मिलनी चाहिए थी, आज वो बिजली हमको 3 घंटा से 4 घंटा मिल रही है। केवल रात में पंखा चल जा रहा है और विद्यार्थी पढ़ ले रहे हैं। तो ऐसे में 125 यूनिट बिजली उठेगा भी कि नहीं उठेगा, भगवान जाने। नायक मूवी का एक सीन था, उसमें तो वो अमरीश पुरी कह रहे थे कि लाइट दे दो, फिर 2 दिन के बाद काट लेना।
ये तो अभी है कि 125 यूनिट फ्री कर दो, लेकिन लाइटें काट लेना। ये बिल्कुल एक मानी हुई व्यवस्था है। आपने देखा होगा इस बिजली विभाग का जो भ्रष्टाचार है, सरप्लस पर सरप्लस आप मीटर लेने जाते हैं तो उसमें 4 सरप्लस का बिल करके आता है। वो सरप्लस का बिल क्या है, बिहार की जनता जब सवाल पूछती है तो उस सरप्लस के बारे में किसी को पता नहीं है। हम केवल आप मीटर लगा दिए हैं, आप बिजली जलाइए भी नहीं तो भी आपको मीटर रेंट देना पड़ेगा। ये कैसा रेंट है भैया कि जब हम मकान का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हम रेंट क्यों देंगे। लेकिन बिजली विभाग एक तो ऐसा जादुई विभाग है कि आप इस्तेमाल कीजिए भैया, चाहे नहीं कीजिए, रेंट तो आपको हर महीने देना पड़ेगा। तो ये सब जो कुव्यवस्थाएं हैं, मैं इसको कुव्यवस्था कहता हूं, ये सारी जो कुव्यवस्थाएं चल रही है इस पर जनसुराज प्रहार करेगी। और इन व्यवस्थाओं को हमारी सरकार अगर आती है तो 1 सप्ताह में इस तरह की जो अनिवार्य समस्याएं हैं, जो जीवन की मूलभूत समस्याएं हैं, उन अनिवार्य समस्याओं के संदर्भ में हम एक से एक एक्शन लेंगे। और हम स्वास्थ्य संबंधी समस्या, विद्युत संबंधी समस्या, विद्यार्थियों की समस्या, अस्पताल की समस्या, यह जो मूलभूत समस्याएं हैं, इन मूलभूत समस्याओं पर हम काम करेंगे और 1 महीने के अंदर इसमें आपको परिवर्तन दिखाई देने लगेगा। अंत में आप क्या कहिएगा मनार के क्षेत्र के जो जनता है उनसे? मैं महनार की जनता से और बिहार की जनता से यह अपील करना चाहता हूं कि मैं पप्पू सिंह महनार विधानसभा क्षेत्र से विधायक के लिए मैंने आवेदन दिया है जनसुराज के तरफ से। और बिहार के जनता और तथा महनार की जनता, खासकर महनार की जनता से मैं ये अपील करना चाहता हूं कि वह मुझे अपना विधायक प्रत्याशी बनाए और जोरदार समर्थन दे। इतना समर्थन दे कि मैं किसी नेता के तौर पर काम नहीं करना चाहता, मैं किसी विधायक के तौर पर काम नहीं करना चाहता, मैं उनका भाई बन के उनके बीच में रहना चाहता हूं, मैं उनकी आवाज बन के उनके बीच में रहना चाहता हूं, मैं उनका हमसफर बन के हमराही बन के उनके साथ रहना चाह रहा हूं। मैं उनके साथ दिन रात एक बेटे की तरह, एक मित्र की तरह, एक भाई की तरह रहूंगा। मैं एक विधायक की तरह बिल्कुल नहीं रहूंगा। और महनार में जो प्रशासनिक व्यवस्था है, उस प्रशासनिक व्यवस्था से लेके पंचायती व्यवस्था तक को मैं दुरुस्त करूंगा। साथ ही साथ मेरा मुख्य फोकस होगा कि बिहार में किस तरह से हमारे महनार में जो पलायन का रेशियो है, जो अभी तक रेशियो क्या है, 100% में आप मान के चल सकते हैं कि 99% परिवारों में पलायन का दंश झेला जा रहा है। तो अगर महनार की जनता मुझे विधायक बनाती है, मुझे विधायक के बनाने के क्रम में प्रथम वरीयता का मत, अगर अपना प्रथम मत अगर मुझे देती है तो उनके संदर्भ में मैं एक महनार को एक विकासशील विधानसभा के क्षेत्र में डेवलप करूंगा। और यहाँ उद्योग धंधों के साथ साथ मेरे समझ से महनार की जो जमीन है वह बहुत उर्वर जमीन है। हमारे यहाँ काफी अच्छे अच्छे शिक्षक हैं। हमारे जनसुराज के भी एक सर हैं, नाम है अमर सर, अभी वर्तमान में जिला अध्यक्ष हैं। हमारे विपिन सर हैं। तो ऐसे ऐसे जो लोग हैं जो बिहार में युवाओं को सही रास्ता दिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो वैसे लोगों को एक साथ लाके, एक मंच पर लाके हम एक बिहार महनार में इस तरह के शिक्षा व्यवस्था का एक मॉडल डेवलप करेंगे कि उस मॉडल को पूरे इंडिया में अपनाया जाए। और उस मॉडल के माध्यम से हम बिहार की बेरोजगारी दूर करने के साथ साथ बिहार की शिक्षा व्यवस्था और बिहार का जो महनार का जो समग्र विकास है, उस समग्र विकास पर भी हम अपना काम करेंगे। यह दीरा से कटाव का जो क्षेत्र है जो आप देख रहे हैं, उसके संदर्भ में भी अगर जनसुराज की सरकार बनती है और मुझे विधायक बनाया जाता है तो मैं कटाव के संदर्भ में पहली प्रायोरिटी के तौर पर काम करूंगा। दूसरा, जो हमारे क्षेत्र में सुखाड़ हो जाता है, जहां पानी नहीं पड़ता है, मैं उसी नदी के पानी को डाइवर्ट करके, जो आज बाढ़ और कटाव का कारण बन रही है, उसी पानी को मैं डाइवर्ट करके महनार के वैसे क्षेत्रों में भेजूंगा जिस क्षेत्रों में सिंचाई के लिए पानी नहीं है। तो जनसुराज केवल बोल नहीं रही है, ये हमारे पास एक ब्लूप्रिंट है कि हम कैसे कैसे चरणबद्ध तरीके से बिहार को आगे बढ़ाएंगे
और अगर महनार की जनता मुझे अगर विधायक बनाती है तो मेरे पास भी फुल प्रूफ कार्यक्रम है। मैं अगली दफा आपसे बात करूंगा तो मैं बताऊंगा। अभी चुनाव के संदर्भ में बोलना अच्छा नहीं है, इसलिए अच्छा नहीं है कि हम अगर 2000 बोलते हैं तो सरकार 1000 कर देती है। प्रशांत जी अगर कुछ करते हैं तो तेजस्वी जी कलम बांट देते हैं। तो हम अगर स्कूल के बस्ता की बात करते हैं तो वो कलम की बात करते हैं। तो अभी के संदर्भ में मैं चुनावी माहौल में हम अपने कार्यक्रम को नहीं बता सकते हैं कि हम किस माध्यम से बिहार को डेवलप करेंगे, बिहार को आगे ले जाएंगे, और बिल्कुल ले जाएंगे। आप लोग यकीन रखिए कि यहाँ बच्चियों के लिए उच्च शिक्षा की व्यवस्था नहीं है। हाँ, महनार में मैंने ही, हमारे परिवार के द्वारा ही एक कॉलेज खोला गया था। वह कॉलेज बच्चियों की के लिए खोला गया था, लेकिन आज वह कॉलेज भी इस भ्रष्ट व्यवस्था की भेंट चढ़ गया। आज भी वह कॉलेज बंद होने के कगार पर है। आपने देखा होगा किसी दिन उस कॉलेज से अच्छे खासे मात्रा में विद्यार्थी वहां से पढ़ा करते थे। हमारी जो बच्चियां हैं वहां से पास आउट हुआ करते थे, लेकिन एकमात्र कॉलेज को बंद कर दिया गया। तो यह मेरा पहला प्रयास होगा, पहले प्रयास में ही मैं इस कमी को दूर करूंगा कि जो महनार में बच्चियों के लिए बेहतरीन से बेहतरीन कॉलेज की शिक्षा व्यवस्था है और ऊपर की शिक्षा व्यवस्था है, जो पहली प्रायोरिटी के तौर पर बच्चियों का, उसके बाद बच्चों का भी शिक्षा व्यवस्था जो हमारा बेहतरीन है कि उसके लिए उनको पटना जाने की आवश्यकता ना हो, उसके लिए उनको भागलपुर जाने की आवश्यकता ना हो। मैं यहाँ कोशिश करूंगा कि महनार में एक डीम्ड यूनिवर्सिटी, पढ़े लिखे और पढ़ाई के लिए जो बच्चे हमारे बाहर जा रहे हैं, तो हम यहाँ तकनीकी शिक्षा के साथ साथ एक डीम्ड यूनिवर्सिटी की भी स्थापना करना चाहते हैं। और मैं आपको बोल रहा हूँ, आप कल से देख लीजिएगा, दूसरे लोग भी इसको चुनावी हथकंडा बनाएंगे। लेकिन धन्यवाद। आप सुन रहे थे परवीन जी को। आपको कैसा लगा जनसुराज का विचार? आप जनसुराज के साथ हैं या नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद। धन्यवाद। होता क्या है ना सर, वीडियो 10 मिनट का चलता है।